Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to my another YouTube video. आज हम बायोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। प्रीवियस वीडियोस भी मैं इस चैप्टर पे डाल चुकी हूँ जिसमें हमने यूकारियोटिक सेल, प्रोकारियोटिक सेल, सेल क्या होता है, सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स के नाम को डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने इतने सारे टॉपिक्स अभी तक करा दिए, तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ यूकारियोटिक सेल्स से। यूकारियोटिक सेल्स के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यूकारियोटिक सेल्स होता क्या है। तो दीज आर द सेल्स जो क्या करते हैं, जिनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है एज वेल एज वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अब जो यूकारियोटिक सेल्स जो इंक्लूड करते हैं प्रोटिस्टा को, प्लांट्स को, एनिमल को और फंजाई को, तो जिन प्रोटिस्टा में, प्लांट्स में, एनिमल में, फंजाई में ये यूकारियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। जब मैंने प्रोकारियोटिक सेल स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि प्रोकारियोटिक सेल किन किन में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया हो गए, कुछ पीपीएलओ हो गया, तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे। अब यूकारियोटिक सेल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? प्रोटिस्टा में, प्लांट में, एनिमल में एंड फंजाई में। Eukaryotic cells possess करते एक organized nucleus with a nuclear envelope. In addition, eukaryotic cell have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures. तो nucleus और nuclear envelope तो है ही उनके पास, लेकिन इसके अलावा इन एडिशन, इसके अलावा उनके पास लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन जैसे स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसको हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। देयर जेनेटिकल मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। जो उनका जेनेटिक मटेरियल है ना वो किस में ऑर्गेनाइज है? क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है। क्रोमोसोम्स आपको पता है इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, एंड क्रोमोसोम के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए में प्रेजेंट हो सकता है लेकिन वो वायरसेस के केसेस में होता है। ऑल यूकारियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, और सारे के सारे जो ये यूकारियोटिक सेल्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, मतलब सबका जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होता है। Plant and animal cells are different as the former possess cell wall। जो प्लांट और एनिमल सेल्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि प्लांट जो सेल्स है उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, यानी क्या क्या डिफरेंसेस है हमारे पास जो प्लांट सेल को एनिमल सेल से अलग बनाते हैं? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल is the number one, प्लास्टिड नंबर टू, एंड अ लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल खाली स्पेस। वो जो है ये तीनों चीजें एब्सेंट होती है एनिमल सेल्स में लेकिन प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स व्हिच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। पर इनके अलावा एनिमल सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है, जो किस में एब्सेंट होता है? प्लांट सेल में। तो बेसिक सा डिफरेंस आपको क्लियर हो गया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस होता है हमारे पास। जो प्लांट सेल होते हैं उनके पास सेल वॉल होती है, प्लास्टिड्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके पास सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपको आगे आने वाली वीडियोस में दोनों का बेसिक डिफरेंस बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, ये तो बेसिक से डिफरेंस है। तो यूकारियोटिक का आपको डायग्राम दिख रहा है क्लियर? तो डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर रखा है, दिस इज द सेल जो पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है सारा। इसके अंदर ऑर्गेनेलीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। मेन इन्होंने क्या दिखाया था आपको? जो ग्रीन पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द न्यूक्लियस, जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको दिख रही है वो है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपको पर्पल वन दिख रहा है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने बताया था ना कि जो राइबोसोम है वो ही एक ऐसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो यूकारियोटिक सेल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाती है। इसके अलावा न्यूक्लियोलिस है। तो ये बहुत सारी इसकी, वैसे बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स हैं अंदर जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन एंड स्ट्रक्चर। अब हम बात करने जा रहे हैं कि सेल का मेम्ब्रेन क्या है, सेल स्ट्रक्चर क्या है। The detailed structure of the membrane was studied only after the evidence of the electron microscope। जो सेल मेम्ब्रेन पर डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा गया, उसकी स्टडी की गई साइंटिस्ट के द्वारा, तो वो किसके द्वारा हो गया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी हुई थी जब वो 1950s में पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया गया था। द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर।
जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना होता है, लिपिड से बना होता है, और वो अरेंज्ड होता है बाय लेयर में। बाय मतलब टू लेयर, दो लेयर से बना होता है। तो किससे बने थे, लिपिड्स, जिसमें दो लेयर्स होती है। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन with a polar head towards the outer sides and hydrophobic tail towards the inner part। थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला पार्ट आ गया आपके पास, जिसमें आपको एक्सप्लेन करा था कि हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा होता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होता है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको पता है। लिपिड जो है इस तरह से मेम्ब्रेन में अरेंज होते हैं कि वो उनका जो पोलर हेड होता है वो आउटर साइड की तरफ होता है, जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है वो इनर पार्ट की तरफ होता है, यानी कि एक वाटर लविंग होते हैं और एक हेटर होते हैं, राइट। तो द इंश्योर करते हैं दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। तो हाइड्रोफोबिक जो होते हैं वो वाटर हेटिंग होते हैं स्टूडेंट्स, और जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो वाटर लविंग होते हैं। तो ये इस बात को इंश्योर करता है कि आपके मन में क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक इनर पार्ट में क्यों है, जो हाइड्रोफिलिक है वो आउटर पार्ट में क्यों है। तो उसका आंसर आपको यहाँ दे रखा है थर्ड पॉइंट में, ठीक है, कि ये इंश्योर करते हैं कि जो नॉन पोलर टेल है, नॉन पोलर का मतलब जो वाटर हेटिंग होगी, ठीक है, जो वाटर हेटिंग टेल होगी वो क्या करेगी, सैचुरेटेड कार्बन का वो प्रोटेक्टेड है एक्वस एनवायरनमेंट से, वाटर वाले एनवायरनमेंट से वो प्रोटेक्टेड है। द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट करते हैं फॉस्फोग्लाइकोसिलेट्स को कंटेन करके रखता है। तो बेसिकली इसमें अभी तक यही पढ़ा हमने कि जो लिपिड से बनी होती है सेल मेम्ब्रेन वो बाय लेयर होती है, ठीक है, दो लेयर से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा दो लेयर कौन कौन सी होती है, एक हाइड्रोफिलिक होती है और एक हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक जो होती है हमारे पास, उसमें वो वाटर लविंग होती है, उसका हेड क्या होता है, आउटर साइड होता है। और जो हाइड्रोफोबिक होती है वो वाटर हीटर होती है, वो क्या होती है, प्रोटेक्टेड रहती है एक्वस एनवायरनमेंट से, इनर पार्ट में लोकेटेड होती है, ठीक है। तो अभी तक आपको मैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक थम्स अप बटन प्लीज क्लिक करिए एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको अभी तक का वीडियो कैसा लगा। सेल मेम्ब्रेन को आपको इलाबरेट करके बताया गया है, दैट इज द सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैं सोचती हूँ कि आपको डायग्राम से बहुत अच्छी सारी चीजें क्लियर हो जाती है, जिससे लर्निंग भी बायो में बहुत इजी हो जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है कि जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत, कह सकते हो थ्री लेयर्स हमने डिस्कस की थी, ग्लाइकोसाइट्स हो गए, उसके अंदर सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगा। तो सेल मेम्ब्रेन है वो टू लेयर्स होती है उसके अंदर, बाय लेयर, जो किससे बनी होती है, लिपिड से बनी होती है, ठीक है। वैसे तो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से भी बनी होती है, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि आपके सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की भी तो कोई थिकनेस होती होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसके सारे पार्ट्स दिखा रखे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ये प्रोटीन्स की चेन यहाँ पर प्रेजेंट है जो आपको पर्पल वन दिखा रखी है। इसके अलावा आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोलिपिड हो गया, लिपिड्स की बात की थी ना, तो लिपिड के अलग अलग फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोलिपिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया आपके पास, इंटीग्रल पोर्शन और पेरिफेरल पोर्शन, ये दोनों पोर्शन क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इंटीग्रल पोर्शन एंड पेरिफेरल पोर्शन, दो पार्ट से अगर हम देखते हैं तो पेरिफेरल मतलब साइड के पार्ट से देखते हैं, और इंटीग्रल मतलब अगर हम सेंट्रल पार्ट से देखते हैं। तो बेसिकली इंटीग्रल मतलब सेंटर पार्ट से देखना, पेरिफेरल मतलब साइड के पार्ट से देखना। चैनल प्रोटीन हो गया एंड अल्फा हेलिक्स प्रोटीन आप इनके पास प्रेजेंट होता है। तो कहने का मतलब ये सेल मेम्ब्रेन की कुछ स्ट्रक्चर्स है जिसको आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि नीट में ऐसे क्वेश्चंस काफी आ सकते हैं। और ये आपको थोड़ा डिटेल, जैसे होती सेल मेम्ब्रेन बहुत ही पतली सी है, जैसे आपको इसमें डायग्राम में आप इसको इलेबोरेट नहीं कर पाओगे कि कौन सा पार्ट कौन सा है मेम्ब्रेन में, तो उसी को यहाँ आपको एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर लोकेटेड होता है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की आगे बात करें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लिपिड से तो बनी ही होती है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन इसके अलावा प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से भी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो होता है कि सेल मेम्ब्रेन में कितनी परसेंट में प्रोटीन प्रेजेंट होगा, कितनी परसेंट में लिपिड प्रेजेंट होगा, वो डिफरेंट सेल में अलग अलग होता है। एग्जाम्पल देखिए, ह्यूमन बींग्स, हम अपनी बात करते हैं, इंसानों में जो मेम्ब्रेन जो होती है सेल मेम्ब्रेन उस ऑफ द इराइथ्रोसाइट, सेल मेम्ब्रेन किसकी, इराइथ्रोसाइट्स, क्योंकि वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इराइथ्रोसाइट्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज इराइथ्रोसाइट्स, इराइथ्रोसाइट्स प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, इराइथ्रोसाइट्स किसे कहते हैं। डब्ल्यूबीसी सुना है आपने, व्हाइट ब्लड सेल्स, यस सबने सुना होगा। व्हाइट ब्लड सेल के फंक्शंस क्या होते हैं, फाइटिंग अगेंस्ट द डिसीज,
ओके, डब्ल्यूबीसी तो इराइथ्रोसाइट जो है डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है। ठीक है, आगे आने वाले आप चैप्टर में पढ़ोगे, जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है। इराइथ्रोसाइट्स होते हैं, उसके पास 52% प्रोटीन होता है एंड 40% जो होता है वो लिपिड्स होता है। 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स प्रेजेंट होता है। तो ये रेशो है, डिपेंड करती है कि हर सेल में अलग अलग होती है डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। मेम्ब्रेन को, प्रोटीन को किस में डिवाइड कर रखा है, इंटीग्रल और पेरिफेरल। तो एक्सट्रैक्शन मतलब सेल मेम्ब्रेन की अच्छी से स्टडी हो जाए, इसलिए हमने सेल मेम्ब्रेन को, मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन से बनी होती है इसलिए इसमें प्रोटीन वर्ड यूज किया गया है। उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। जो पेरिफेरल पोर्शन होता है लाई करता है सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, while the integral portion are partially and totally buried in the membrane। तो आपको फिगर से क्लियर हो गया था कि जो पेरिफेरल पोर्शन होता है वो कहाँ होता है, सरफेस पर लाई करता है। ठीक है, जब हमें सरफेस के पोर्शन की स्टडी करनी हो। लेकिन जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पार्शियली या टोटली ब्यूरिड, उसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये आपको रेड ब्लड सेल्स भी दिखा रखा है और नीचे आपको किस तरह से कितनी मात्रा में इंटीग्रल और पेरिफेरल साइट्स दिखा रहे, कितनी मात्रा में प्रोटीन एंड आपके पास लिपिड्स प्रेजेंट हो सकता है रेशो में, वो आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ऊपर रेड ब्लड सेल्स दिखा रखी है आपको। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल स्ट्रक्चर में जो इंटीग्रल एंड प्रोटीन पार्ट था उसको डिस्कस करें तो ये रहा इंटीग्रल पार्ट एंड दिस इज पेरिफेरल। जो सरफेस पर लाई करता है दैट इज द, ये देखो आपको दिख रहा होगा ये सरफेस पर लाई कर रहा है, दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन। लेकिन जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है ये अंदर तक होता है। ठीक है, ब्यूरिड इन द सेल। सेल मेम्ब्रेन एंड स्ट्रक्चर को आगे पढ़े तो हमारे पास एक मॉडल का नाम आएगा जो किसी साइंटिस्ट ने निकाले इस मॉडल को फाइंड आउट किया, इस मॉडल को बनाए। An improved model of the structure in cell membrane was proposed by Singer and Nicholson। तो सिंगर एंड निकोल्सन हमारे फेमस साइंटिस्ट थे। 1972 में उन्होंने एक फ्लूइड मोसेक मॉडल एक्सेप्ट किया था, फ्लूइड मोसेक मॉडल को। अब ये मॉडल क्या कहता है, थोड़ा नाम से तो हमें क्लियर नहीं हो रहा कि ये मॉडल क्या कहना चाहते हैं हमसे। अकॉर्डिंग टू दिस द क्लासिफाइड नेचर ऑफ लिपिड्स enables lateral movements of protein within the overall bilayer। इसके मतलब क्या हुआ कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो क्वासीफिल्ड लिक्विड का मतलब पार्शियली, ठीक है, पार्शियली फ्लूइड नेचर जो है लिपिड का, ठीक है, पार्शियली फ्लूइड नेचर जो है लिक्विड का, वो क्या करता है, प्रोटीन को अलाउ करता है कि वो मूवमेंट्स कर सके पूरे बायलेयर में। ठीक है, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। तो ये जो एबिलिटी होती है जिससे वो मेम्ब्रेन की मेजर कर सकता है कि प्रोटीन कितना अंदर जाए बाहर आए, तो वो क्या किस वो उसे क्या कहते हैं हम, फ्लूइडिटी। ठीक है, दैट इज नोन एज फ्लूइडिटी। The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of functions like cell growth, formation of intracellular junction, secretion, endocytosis, cell division। तो ये जो फ्लूइड नेचर होता है मेम्ब्रेन का हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में कि सेलेक्टिवली नेचर मेम्ब्रेन होते हैं, यानी कि वो कुछ ही मॉलिक्यूल्स को सेलेक्ट करती है। तो ये जो फ्लूइड नेचर होता है मेम्ब्रेन का कि कोई भी मॉलिक्यूल फ्लो कर सके, फ्लूइडिटी जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या करता है, वो इंपॉर्टेंट है किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेल कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म कर रही है मेम्ब्रेन। सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शंस, सिक्रेशंस में, एंडोसाइटोसिस में, सेल डिवीजन में। तो ये फंक्शन है जो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। तो ये फ्लूइड मोसेक मॉडल आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है इन अ फॉर्म ऑफ डायग्राम, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन की बात की गई है, फॉस्फोलिपिड्स की बात की गई। तो ये सारे कंपोनेंट्स है, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, जिससे सेल मेम्ब्रेन आपकी बनी होती है। ग्लाइकोलिपिड्स यहाँ पर भी पॉलीसेकेराइड्स जो है कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है। ठीक है, तो ये सारी चीजों से हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें स्टूडेंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। अभी तक हमने पढ़ा ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या हुए। बेसिकली एक फंक्शन हो कि मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना, और क्योंकि वो सेलेक्टिवली परमीबल है, ये उसका बहुत अच्छा नेचर है। ठीक है, और फिर इसके अंदर जो जितने भी कंपोनेंट जिससे सेल मेम्ब्रेन हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, जैसे कि लिपिड्स, वो अलाउ करती है प्रोटीन को भी कि वो कहीं पर भी घूम सकता है, इधर से उधर आ सकता है। ठीक है, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो ये हुआ कि वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है मॉलिक्यूल्स के अक्रॉस। तो ये जो मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमीबल हुई, मतलब कुछ ही मॉलिक्यूल्स को परमिशन देती है एंटर होने के लिए कि भाई या तो तू लेफ्ट
साइड रहे या राइट साइड रहे, यानी कि या तो सेल में एंट्री ले, अगर सही से फंक्शन परफॉर्म करेगा, अगर नहीं करेगा तो तुम बाहर ही रहो। तो इस तरह से वो ये सारी की सारी जो कमांड होती है कौन देता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ सेल। तो मैनी मॉलिक्यूल्स मूव कर जाती है मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग, मेम्ब्रेन के आसपास, किसकी वजह से, विदाउट एनर्जी रिक्वायरमेंट, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, जिसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आपके पास अगर आपकी एनसीईआरटी बुक है तो आप अपने पेज को पलटाइए और वहां पर आपको लॉन्ग पैराग्राफ दे रखा होगा विद हाइलाइटेशन ऑफ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो वो आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस मूव तो कर जाते हैं, लेकिन उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स नहीं पड़ती। तो जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स ना पड़े उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूट्स भी इसी तरह से चार्जेस होते हैं, मॉलिक्यूल्स में चार्ज भी होते हैं प्लस माइनस, लेकिन न्यूट्रल का मतलब होता है जिसपे कोई चार्ज ना हो, पूरी तरह से बैलेंस्ड हो, तो वो भी मूव करते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ठीक है, एक सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दिस टर्म इज न्यू फॉर यू, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे समझ आ जाएगा, हाँ हायर से लोअर कंसंट्रेशन पे जा रहा है, ठीक है दैट्स फाइन, सही है, लेकिन एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इज मच मोर इम्पोर्टेंट, राइट। एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखना डायग्राम की वजह से, मदद से वो ज्यादा अच्छा होता है। तो मान लो कि अब मैं आपके आगे एक डायग्राम बनाती हूँ कि आपके सबके घर में आरओ है, ठीक है, सबके घर में ऑलमोस्ट होगा, ठीक है। आरओ, आरओ की फुल फॉर्म क्या होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, आरओ की फुल फॉर्म क्या होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस। एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस होता है फ्लो ऑफ वाटर, अगर आपका वाटर एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो कर रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, लेकिन आरओ होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस का रिवर्स। ठीक है, अब मान लो आपके पास एक पानी है यहाँ पर, ठीक है, ये कम पानी है और ये ज्यादा पानी, ठीक है, इसमें ज्यादा पानी, देखो अब इस पे ये कनेक्टेड है आपस में, तो ये कनेक्टेड है, तो पानी का फ्लो होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यहाँ ज्यादा पानी है तो थोड़ा सा इधर जाने की कोशिश करेगा, राइट, इधर जाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन यही है, ये ऊपर हाई कंसेंट्रेशन है एंड दिस इज लो कंसेंट्रेशन। तो जब कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट यही होता है कि जब पानी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन पे जाता है तो उसे हम कहते हैं कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, वो लो से हाई पे भी जा सकता है, ठीक है, वो लो से हाई पे भी जा सकता है, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दे तो वो लो से हाई पे भी जाएगा, रिवर्स भी हो सकता है स्टूडेंट, तभी इसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। लेकिन यहाँ मेन बेसिकली क्या समझाना था, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होता क्या है, और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। सिमिलरली यहाँ पर अब डायग्राम पे देखते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट का डायग्राम क्या कहते हैं आपसे, ये है सेल मेम्ब्रेन, सबको दिख रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मार्क की गई है, जहां मैं मार्क करी हूँ वहां फोकस कर लो तो आपको डायग्राम भी समझ आ जाएगा, आपको प्रोसेस भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस वन येलो वन पार्ट, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी प्लाज्मा, ये सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब उसके बाहर एक है अंदर की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है आपके पास, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द लिपिड बाइलेयर, लिपिड है, लिपिड से बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, तो उससे क्या हो रहा है, सिंपल से डिफ्यूजन हो रहा है, बाहर की जो मॉलिक्यूल्स है वो अंदर आ रहे हैं, ठीक है, एरो से अच्छे से मार्क किया गया, बाहर की जो मॉलिक्यूल्स है वो अंदर आ रहे हैं। अब सेकंड प्रोसेस देखो, बी, फैसिलिटेट डिफ्यूजन थ्रू अ नॉन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर। डिफ्यूजन को फैसिलिटेट किया गया है एक नॉन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर से, उसका कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसी को अंदर लेके जाएगा, नॉन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर जिससे वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स आपको प्लस चार्ज वाले दिख रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो वो एक ट्रांसपोर्टर के द्वारा अंदर जा रहे हैं और अपनी डायरेक्शन को ले रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, फैसिलिटेट डिफ्यूजन थ्रू अ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर। अब वो क्या था, नॉन स्पेसिफिक, बट ये क्या है आपके पास, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर, ठीक है, एक ये चीज में डिफरेंस होता है, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर। तो ये ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंस कौन से हो गए, जो आपको मार्क किए गए हैं, और ये स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर है जो सिर्फ स्पेसिफिक चीजों को ही अलाउ करेगा। देखो अब सेल के लिए ग्लूकोज कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसने किसको अलाउ किया, ग्लूकोज को अलाउ किया, तो ये पार्टिकल्स को छानबीन करता है, दिस इज द ट्रांसपोर्टर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद फोर्थ वन, ऑस्मोसिस थ्रू द लिपिड बाइलेयर लेफ्ट एंड एन एक्वापोरियन राइट। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है जो लेफ्ट साइड से हो रहा है, ये हो गया ऑस्मोसिस, क्योंकि वाटर जो है नॉर्मली फ्लो करेगा, ठीक है, लिपिड से। अब जो एक्वापोरिन है दैट इज
यहाँ से वो सिलेक्ट ट्रांसपोर्टर कर रहे हैं ना काम, तो यहाँ से मतलब सिलेक्शन होगा कुछ ही पार्टिकल्स का जो हेल्पफुल है, जैसे ग्लूकोज हो गए यहाँ पर, तो इसी तरह से और भी मॉलिक्यूल्स हो गए जिनका सिलेक्शन होगा। तो दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब कहीं पर आपको ये मेंशन हो कि यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्या कहीं पर ये मेंशन किया गया कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी? तो यहाँ पर एनर्जी का कोई लिंक ही नहीं है। तो जो आपके पास जो एनर्जी है स्टूडेंट्स, वो एनर्जी क्या है आपके पास यहाँ यूज ही नहीं हो रही। दैट वाई इज इट नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एनर्जी यूज ही नहीं हो रही, तो यहाँ पर क्या है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। क्लियर हुआ सबको? आई होप आप सभी को क्लियर हो गया हो। तो प्लीज क्लियर हो गया तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया है, और आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया ना आरओ का, तो जो वाटर है वही बता रहे हैं कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करता है हाई कंसेंट्रेशन से कहाँ, लो कंसेंट्रेशन में। तो मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये चीज तो मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि जो मूवमेंट होता है वाटर का डिफ्यूजन के द्वारा, किस प्रोसेस से होता है, दैट इज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन फ्लो ऑफ मूवमेंट। As the polar molecule cannot pass through the non-polar lipid bilayer। देखो पोलर पोलर से अट्रैक्ट होता है, नॉन पोलर से अट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ पता लग गया आपको। पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर से अट्रैक्ट होते हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर से। पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो लिपिड से तो पास नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो नॉन पोलर है। They require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane। अब देखो भाई, कोई पोलर मॉलिक्यूल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। वो फॉरनर आ रहा है और उसको सेल मेम्ब्रेन से जाना है अंदर की तरफ। ये आपकी रेड वाली सेल मेम्ब्रेन है, ये जो लाइन दिखाई है, ठीक है, और इसको अंदर जाना है, इस मॉलिक्यूल को अंदर जाना है। ठीक है, लेकिन ये है पोलर, लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या है आपके पास, नॉन पोलर। तो क्या करेगा भाई ये, उसको क्या चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे वो अंदर चला जाए, ठीक है, फैसिलिटेट करे अपने ट्रांसपोर्ट को। तो अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कुछ मेम्ब्रेन ऐसे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन से पास होते हैं, कहाँ से, लोअर से हायर कंसेंट्रेशन। आगे अपोजिट बात, लोअर से हायर कंसेंट्रेशन में जो मूव करते हैं, इस तरह की जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, क्योंकि वो अगेंस्ट जा रहे हैं। स्टूडेंट देखो, एक चीज है कि आपके सामने, चलो मैं फिर से ये बनाती हूँ डायग्राम, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा सा ये, क्योंकि माउस से हो रहा है तो इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ होगी, लेकिन क्लियर आपको समझ आ जाएगा। ये आपके पास आरओ है, ये है लो कंसेंट्रेशन पे वाटर, ये हाई कंसेंट्रेशन पे वाटर है। ठीक है, यहाँ पर देखो, हाई कंसेंट्रेशन से वाटर लो कंसेंट्रेशन तो बड़े आसानी से चला जाएगा, 1 सेकंड लगेगा इसको फटाफट से पहुंचने में। लेकिन ये हाई नीचे पहुंचे हुए पानी को ऊपर कैसे पहुंचाए, उसके लिए किसी ना किसी चीज की तो जरूरत पड़ेगी, तो वो है हमारा प्रेशर। एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है हमें इस प्रोसेस के लिए। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वर्ड्स सब क्लियर हो गए स्टूडेंट्स? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिवली इसको मूव करना है, तो एक्टिवली काम करने के लिए तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, तो एनर्जी के लिए जरूरत इसमें पड़ेगी। दैट इज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज द एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, उसको सेल के अंदर एटीपी होती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, वो उससे वो एटीपी यूटिलाइज करेंगे एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसलिए उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जिसके एग्जांपल है सोडियम, जैसे प्लस हो गया, के प्लस हो गया, ये सारे पोलर मॉलिक्यूल्स है। बट जो लिपिड है वो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है तो वो नॉन पोलर है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखो, अब हम हमारे वाले डायग्राम क्लियर हो गया होगा, तो असली डायग्राम थोड़ा दिखा देते हैं आपको कि असली डायग्राम आपसे क्या कहते हैं। असली डायग्राम यही है कि आउटसाइड ऑफ सेल की दिखा रखा है ये सारा पोर्शन व्हाइट वाला, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो एनर्जी दिखा रखा है, एक्टिव ट्रांसफर। तो ये सारी आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सारी आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, और अंदर देखो बहुत ही कम पार्टिकल्स जा पा रहे हैं। इनएक्टिव ऑफ सेल्स यानी कि इनटेक क्लियर है, साइड्स इनसाइड द सेल्स का स्ट्रक्चर दिखा रखा है बेसिकली वो। तो आउटसाइड ये रहा और इनसाइड ये रहा, तो बहुत कम मॉलिक्यूल्स अंदर जा पाए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है बस इसमें। सेल वॉल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन हो गया अब हमारा क्लियर पार्ट। सेल मेम्ब्रेन किस किस चीजों से बना होता है, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से। सेल वॉल की बात करें तो अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, एक नॉन लिविंग, ऑफ कोर्स सेल सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग है, रिजिड सा मतलब डेंस सा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आउटर कवरिंग बनाते हैं उसे सेल वॉल कहते हैं। of fungi and plants and fungi में cell wall not only give shapes to the cell,
सेल वॉल के फंक्शंस बताते हुए कह रहे हैं कि सिर्फ शेप नहीं देता ये सेल को, ये प्रोटेक्ट करता है सेल को मैकेनिकल डैमेज से, इन्फेक्शन से। It also helps in cell-to-cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecules. तो ये क्या करता है, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से बचाता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन करने में हेल्प करता है, इसके अलावा एक अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए बैरियर बनता है। ठीक है, तो ये सारे इसके फंक्शंस हो गए किसके, सेल वॉल के। एल्गी के पास सेल वॉल होती है, तो ये आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है कि किस किस ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल किन किन चीजों से बनी होती है। जैसे एल्गी की जो है सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, गैलेक्टेंस बनी होती है, मैनल से बनी होती है, मिनरल्स से बनी होती है। मिनरल्स कौन कौन से मिनरल्स हो गए भाई, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, जो दूसरे प्लांट्स है उनकी जो वो होती है सेल वॉल, वो सेलुलोज कंसिस्ट करती है, हेमी सेलुलोज कंसिस्ट करती है, पेक्टीन होता है, प्रोटीन्स होते हैं। तो ये एल्गी की बताइए अभी आपको, और प्लांट की बताइए कि उनकी सेल वॉल किन किन चीजों से बनी होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको नॉर्मल सा स्ट्रक्चर दिखा रखा है, सेल वॉल को डिफाइन किया गया है बेसिकली, जो ब्लू वन पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज सेल वॉल। बाकी सारे पार्ट्स आपको पता है कि सेल वॉल, देन व्हाइट वाली जो लेयर है दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर बीच में डीएनए प्रेजेंट होता है, इनके बीच में साइटोप्लाज्म सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होते हैं जो ऑक्यूपाई करते हैं सबसे ज्यादा पोर्शन को। फिर इसके अलावा आपके पास क्या, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिलम, फ्लैजिलम आपके डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, तो फ्लैजिलम आपके पास ये है, दिस इज फ्लैजिलम, और कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखे उन्हें तो बहुत अच्छे से याद होगा ये सारी चीजें। सेल वॉल में आगे बढ़े तो सेल वॉल जो होता है यंग प्लांट सेल का प्राइमरी वॉल जो है वो कैपेबल होती है ग्रोथ के लिए, जो ग्रेजुअली डिमिनिश हो जाते हैं एज अ सेल मैच्योर। तो जो यंग सेल प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल वॉल जो होते हैं प्राइमरीली ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती है, पर जैसे वो एडल्ट मैच्योर हो जाता है सेकेंडरी वॉल भी बन जाती है एक सेल के अंदर। द मिडल लैमिला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, तो उनके बीच में एक मिडल लैमिला प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, मिडल लैमिला प्रेजेंट होता है जो किसके लिए कैपेबल होता है, किससे बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट से बना होता है, जो ग्लूज या होल्डिंग का काम करते हैं, जोड़े रखने का काम करता है सेल्स को टुगेदर, नेबरिंग सेल्स को टुगेदर, आसपास की सेल्स को आपस में जोड़े रखने का काम कौन करता है, मिडल लेमिला। ठीक है, अब द सेल वॉल मिडल लेमिला may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells। तो ये एक टर्म है प्लाज्मोडेस्मेटा जो कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को नेबरिंग सेल से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लैमेला दिखा रखा होगा, ये है आपके पास सेल। ठीक है, ये है मिडल लैमेला, बीच के लाइंस दिख रही है, ये कनेक्ट करता है दो नेबरिंग सेल को आपस में। तो नेबरिंग सेल को, दो नेबरिंग सेल को आपस में कौन जोड़ रहा है, दैट इज मिडल लेमिला। फिर इसके बाद सेकेंडरी वॉल आती है जिसको भी डिस्कस किया, एंड प्राइमरी वॉल आती है। प्राइमरी मतलब पहली, सेकेंडरी मतलब सेकेंड। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो सही अच्छी लगी आज की, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, थम्स अप बटन पे क्लिक करें, कमेंट करें, अगर आपको कोई भी डाउट हो मुझे फीडबैक भी दे सकते हो कि आपको ये प्रेजेंटेशन, ये वीडियो कैसी लगी। एंड हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी मेरी आपकी तरह मेरी इस अमेजिंग वीडियो को देखते रहे। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।